अब आगे देख लेते हैं ज़फ़र गोरखपुरी के बारे में। ये चूँकि दोहा की बहस यहाँ सब शुरू हुई है। ज़फ़र गोरखपुरी साहब कौन थे? बयान करते हैं, हम अक्सर उर्दू शेर व अदब में ज़फ़र गोरखपुरी का नाम इंतहाई अदब व एहतराम से लिया जाता है। यानी कि जो भी हम अक्सर उनके ज़माने के जो लोग थे, तो इनका नाम जो है बड़ी अदब व एहतराम से लिया जाता है। और वो न सिर्फ़ कामयाब शायर हैं, बल्कि उन्होंने कई क़लमी नग़मे भी लिखे हैं। यानी कि क्या है, फ़िल्मी नग़मे भी लिखे हैं, यानी कह लीजिए गाने वगैरह भी ये लिखे हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाक़े बांस गांव तहसील के बेदौली बाबू गांव में हुई। कम उम्री में ही उन्होंने गज़ल के शोबा में काबिल ज़िक्र मकाम बना लिया था। यानी कि कम उम्र के ही अंदर ये क्या हुए थे, ये अपनी मंजिल मकसूद से और आगे बढ़ चुके थे, कह लीजिए। यानी कम उम्री के अंदर शोबे गज़ल के शोबा में काबिल ज़िक्र मकाम बना लिया था। यानी ऐसा मकाम बनाया था जो ज़िक्र करने के काबिल है। आगे बयान करते हैं, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी के साथ किए गए उनके तजर्बे का खूबसूरत मैलान है। उनकी शायरी में बिल्कुल नया उसलूब और फ़िक्र व एहसासात की नई ताज़गी देखने को मिलती है। उनकी शायरी फ़िराक़ गोरखपुरी के साथ शुरू होती है और अली सरदार जाफ़री, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़म, साहिर लुधियानवी, जान निसार अख्तर से होती हुई आज तक पहुँचती है। मतलब इनकी शायरी जो है गोरखपुरी के क्या कहते हैं, यहाँ से सरदार अली जाफ़र से शुरू होती है और यहाँ तक आकर जान निसार अख्तर तक ये मुकम्मल होती है। ठीक है ना बाबू। आगे बयान करते हैं, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक 7 मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। उनके नाम हैं तेशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, चराग, चश्मतर, आर पार का मंजर, ज़मीन के करीब और हल्की ठंडी हवा। इसके अलावा बच्चों के लिए भी उनके 2 मजमूए शाये हुए हैं। उनके नाम हैं नाच श्री गुड़िया और सच्चाइयाँ। ये 2 मजमूए बच्चों के लिए भी शाये किए थे। ज़मीन के करीब में नज़्मों, गज़लों और गीतों के साथ साथ काफ़ी तादाद में दोहे भी शामिल हैं। ज़फ़र गोरखपुरी ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं और आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी भी की है। यानी कि दुनिया भर में जो मुशायरा होता है, तो उसके अंदर ये बहुत सारी जगहों में ये ज़फ़र गोरखपुरी गए हैं। ठीक है ना। तो ये रहा ज़फ़र गोरखपुरी साहब के बारे में, जिसको आपने पढ़ा। अब चलिए, अब इनका लिखा हुआ दोहा जो आपकी किताब के अंदर शामिल है उसको पढ़ लेते हैं। क्या है दोहा में? तारे जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, है कि नहीं। रात की इतनी उम्र है, दिए हैं जितना तेल। रात की मतलब उतनी ही उम्र है जितना कि दिया के अंदर क्या होता है बाबू, तेल होता है। चूँकि ज़ाहिर सी बात है, दिया बुझ जाएगा, उसके अंदर का तेल बुझ जाएगा तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ठीक है ना। या उसके बाद कहते हैं, जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदिया, क्या सूरज में धूप। यहाँ पे कहते हैं कि जिस भी पर्दे में झांका जाए तो सब बस तेरा ही एक रूप मिलेगा, तेरा ही एक रूप देखने को मिलेगा। बादल क्या चीज़ है, बादल के अंदर बूंद क्या है, सूरज क्या है, सूरज के अंदर धूप क्या है। ठीक है ना। हद से ओदक संजीदगी, सच पूछो तो रोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते सोचते उनकी ज़िंदगी गुजर गई और वो एक वक्त आया कि इस दुनिया से भी चल बसे। आगे बयान करते हैं, भूखी भेड़ के जिस्म बस, चरवाहे को दूध दे दिया ताजिर को ऊन, जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास, ज़फ़र हमारे भाग में शहरों का बनबास। ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। यानी कि पैसों से अगर कहीं सुख और चैन लम्हे भर का भी अगर मिल जाता तो उसे क्या करते, खरीद कर लाते। समझ रहे ना। आगे बयान करते हैं, इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे खिलाड़ी पेड़ पर और मैं लहूलुहान, है कि नहीं। यानी कि रिश्तों की पहचान ये इससे और बढ़कर क्या हो सकती है कि गिरे कुल्हाड़ी पेड़ पर और मैं लहूलुहान। रात पर आए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद। बच्चे टीवी देख कर खुश तो हुए जनाब, दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब, है कि नहीं।
यानी कि बच्चे टीवी देखकर, फिल्म देखकर ये तो खुश हो गए, लेकिन दुख इस बात की है कि किताब जो है बेवा हो गई, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं। क्या चिंतन क्या चिंता भौर अपनी न साझ, कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाँझ, यानी कि कंप्यूटर के काल में जो है वो सब बाँझ और बंजर है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये दोहा रहा जो आपके दरमियान बयान किया गया। इसके बाद कहते हैं बाबू यहाँ से अब गीत को बयान करेंगे और यही आखिर चैप्टर है आपकी किताब का गीत। उसके बाद सलाम मछली साहब के बारे में पढ़ेंगे और उनका लिखा हुआ एक गीत है उसको पढ़ेंगे। यहाँ से आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है, यहाँ पर आपकी किताबें मुकम्मल हो जाती है। जिस तरह गज़ल उर्दू शायरी की बहुत ही मकबूल सिन्फ़ है, इसी तरह हिंदी की शायरी असनाफ में गीत की सिर्फ़ कदीम ज़माने से मकबूल है। उर्दू ज़बान ने जहाँ फ़ारसी और अंग्रेज़ी के असरात कबूल करते हुए फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दूसरी गैर मुल्की ज़बानों के सिन्फ़ों को उर्दू ज़बान में ढालने की कोशिश की है, इसी तरह शुरू ही से यह हिंदी के असरात कबूल करती रही है। इसी का नतीजा है कि उर्दू में गीत निगारी की रिवायत न सिर्फ कायम हो चुकी है बल्कि ये इर्तिका पजीर भी है। क्या है भाई? यानी कि इसकी रिवायत कायम नहीं है बल्कि ये इर्तिका पजीर भी है। यानी कि ये लोगों के दरमियान गीत का रिवाज चल पड़ा और ये वाकई में ये मकबूल मारूफ भी हो रही है, ठीक है ना। गीत हिंदी शायरी की बहुत ही कदीम और महबूब सिन्फ़ है, कदीम बहुत पुराना महबूब पसंदीदा सिन्फ़ है, ठीक है ना। और उर्दू में हिंदी मिजाज की नुमाइंदगी करने वाली यह सिन्फ़ बहुत पहले से राइज है, समझ रहे ना। यानी कि इसके अंदर की जो है बहुत पहले से राइज है। कुली कुतुब शाह से लेकर आज तक कई शायरों के यहाँ इसके नमूने मिलते हैं। यह दरअसल देहात के आवाम की मासूम और पाक धड़कनों की तर्जुमानी है। खेत खलियान पर जाते वक्त मजदूर किसान गुनगुनाते हुए अपने दिलों की ताजगी बख्शने के लिए, शादी ब्याह में रस्मों की अदायगी के वक्त लड़कियों की रुखसती के मौके पर जो नगमे गाए जाते हैं वो गीत है कि नहीं। यानी कि जो भी नगमे गाए जाते हैं, देखते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर जो नगमे गाए जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बाबू? गीत होते हैं। इसलिए गीत जज्बात की सच्ची अक्कासी करता है और उसमें नगमगी की कैफियत पाई जाती है। यानी कि उसके अंदर गीत के अंदर जज्बात की कैफियत व एहसासात को ज़िक्र किया जाता है। गीत की ख़ास बात यह है कि इसमें हिंदी के नरम व नाजुक और सुबुकरो अल्फाज ही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे गीत में काफ़ी मिठास पैदा हो जाती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हिंदी का गीत जो होता है तो गीत जो होता है उसके अंदर हिंदी के ज़्यादातर अल्फाज वगैरह ज़िक्र किए जाते हैं। इसके अलावा दिल छू लेती है बनावट के एतबार से गीत की एक ख़ास और मुनफरिद शनाख्त है। आधे हाजिर में इस सिन्फ़ को बखूबी बरतने वाले शायरों में सलाम मछली शायरी, बैकल उस्ताही, अजमल सुल्तानपुरी, ज़ुबैर रिज़वी और वसीम बरेलवी के नाम काबिल ज़िक्र हैं, बल्कि काबिल फ़ख्र है। ये जितने भी लोगों का नाम यहाँ पे ज़िक्र किया ये काबिल ज़िक्र ही नहीं है बल्कि ये काबिल फ़ख्र लोग हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद सलाम मछली साहब के बारे में पढ़ते हैं। सलाम मछली कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? सलाम मछली शायरी का असल नाम अब्दुल सलाम था। मछली शहर जौनपुर यानी यूपी का कस्बा है, जहाँ वो 1 जुलाई 1921 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ था और दादा मोहम्मद इस्माइल थे। यानी वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ था, दादा मोहम्मद इस्माइल थे। वालिद की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए सलाम मछली शायरी किसी तरह फैज़ाबाद के फारबस हाई स्कूल में दाखिल हुए और एक मुखलिसुल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाने लगे, है कि नहीं। यहाँ वहाँ पे दाखिल हुए और एक मुखलिसुल्लाह यानी कि अल्लाह के लिए, कह लीजिए खालिस अल्लाह के लिए बच्चों को पढ़ाने लगे। फैज़ाबाद में क़याम के दौरान ही सलाम मछली शायरी की सियासत में दिलचस्पी लेने लगे, जिसके नतीजे में तहरीक आज़ादी हिंद से भी वाबस्ता हो गए। यानी कि आज़ादी की तहरीक जो चलाई गई थी तो उसके अंदर ये शरीक हुए। उसी ज़माने में उनकी शायरी की भी इब्तिदा हुई और वो तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में इनकलाब आफरी नज़में लिखने लगे, ठीक है ना। सियासत की वजह से उनकी तालीम भी मुतासिर हुई। मैट्रिक के इम्तिहान में नाकाम हो गए, फिर मैट्रिक के मुसावी कोई इम्तिहान पास करके लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।
لیکن وہاں بھی جلد ہی ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ مگر دوسری طرف ان کے تحریکی شاعری زور پکڑنے لگی۔ اسی دوران انہوں نے انقلابی نظموں کا ایک مجموعہ میرے نغمے شائع کیا، جسے برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا۔ سلام مچھلی شاعری کو منظوم خط لکھنے کی بھی عادت ہے، چنانچہ اپنے وقت کے اہم لوگوں کو ایسے خطوط لکھا کرتے تھے۔ خطوط کے سلسلے میں آچاریہ نریندر سے ان کا رابطہ ہوا اور وہ فیض آباد کے رسالہ نغمے کے ایڈیٹر ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس طریقے سے اپنی زندگی کی ان کی زندگی رہی اور اپنی زندگی میں یہ اس طریقے سے یہ ترقی کرتے گئے، جس طرح سے یہاں پہ دیکھیے بہت آسان جملوں میں یہاں پہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بیان کرتے ہیں، سلام مچھلی شاعری نے اس وقت شاعری شروع کی جب ان کی عمر 14 سال تھی، یعنی کہ 14 سال کی عمر میں یہ شاعری شروع کر دی ہے۔ 1935 عیسوی کے آس پاس ان کی پہلی نظم نیرنگ خیال میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ ترقی پسند تحریک سے ذہنی طور پر متاثر ہوئے، لیکن سلام اپنی طور پر بھی کچھ ایسی شاعری کرنا چاہتے تھے کہ اس میں نیرنگی ہو۔ چنانچہ انہوں نے بعض حیاتی تجربے بھی کیے۔ گیتوں کے مجموعے جیسے پاپل، بازو بند کھل جائے اور تین ہیرے اپنے وقت میں بہت مقبول تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بنیادی طور پر سلام ترقی پسند ہی رہے ہیں۔ ان کی بعض نظمیں اب بھی یاد کی جاتی ہے۔ ایسی نظموں میں سڑک بن رہی ہے اور پیتل کا سانپ وغیرہ قابل ذکر ہے، مطلب یہ سب ان کا نظم ہے۔ ان نظموں میں زندگی کے تجربات سادہ ہیں، لیکن طرز فکر میں انفرادیت ہے۔ 1944 عیسوی میں سلام کا دوسرا مجموعہ وسعتیں شائع ہوا، جس میں کچھ نئی اور کچھ پرانی نظمیں ہیں۔ سلام مچھلی شاعری نے غزلیں بھی کہی ہے، لیکن ان کی غزلوں میں وہی انقلاب کی لے ہے، اور یہ لے کبھی کبھی غربت و افلاس کی دنیا میں انہیں لے جاتی ہے، اور یہ دنیا روز اول سے ہی ایک نمایاں موضوع بنی ہوئی ہے۔ 1973 عیسوی میں لاہور میں سلام مچھلی شاعری کا انتقال ہو گیا، یعنی اس طریقے سے 1973 عیسوی کے اندر سلام مچھلی صاحب اس دنیا سے چل بسے، ٹھیک ہے نا بابو۔ اس کے بعد ان کا لکھا ہوا گیت جو ہے جمنا کی لہریں اٹھتی ہے، یہ بہت عمدہ گیت ہے۔ دیکھیے، جمنا کی لہریں اڑتی ہے، کچھ کہتی کچھ گاتی ہے، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا جانے کیا کہا جاتی ہے آکاش کے ہنسمکھ تاروں سے، کیا جانے کیا سن جاتی ہے اس دنیا کے نظاروں سے۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہے، کچھ کہتی ہے کچھ گاتی ہے، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے۔ شیشے سے بھی نازک لہروں پر کتنی پرچھائیاں پڑتی ہے، جب تاج محل کچھ کہتا ہے ممتاز کی صورت ہنستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہے، کچھ کہتی ہے کچھ گاتی ہے، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے۔ میں ان لہروں پر بھیجوں گی جیون کی ہزاروں خواب ابھی، یہ آنسو یہ نازک یہ کلیاں، یہ چاندنی یہ مہتاب ابھی۔ آشائے فنا ہو کر بھی جہاں کچھ امرت رس بہاتی ہے، جمنا کی لہریں اٹھتی ہے، کچھ کہتی کچھ گاتی ہے، اور گاتے گاتے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک گیت انہوں نے لکھا ہے، جس کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کو اپنا موضوع بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان گیت سلام مچھلی شاعری صاحب کا لکھا ہوا گیت، جو آپ کے نصاب کا آخری چیپٹر ہے۔ یہاں تک آپ کی کتابیں جو ہے یہ سماپت ہو گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مکمل کلاس مکمل ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب اجازت دیجیے، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ آنے والے کل، یعنی کہ اگلے سال پھر سے ایک نئے سیشن کے ساتھ انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ تو رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔